everyone, this is Academy of Earth Sciences and I am Sudhir Kumar Srivastav. Today in this video, we'll be discussing the general aptitude questions of the GATE 2021 जो कि आज ही हुआ है. We have got some questions from the sources जो कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे and we'll be solving each question one by one. Okay? So starting from the first question, that is in the figure shown जो कि आपके यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा. In the figure shown above, each inside square is formed by joining the midpoints of the sides of the next larger square. The area of the smallest square shaded as shown in centimeter square is. The first option is 1.5625, 12.50, 3.125 and 6.25. The correct answer will be 3.125. Easy है, आसानी से हो जाएगा. ठीक है, ये आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. This is given 10 सेंटीमीटर एंड ये मिड पॉइंट से बोल रहा है था आपके जो लार्जर स्क्वायर्स हैं उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए नेक्स्ट स्क्वायर बन रहे हैं उनसे जो छोटे वाले स्क्वायर हैं. सो मिड पॉइंट है, दैट मींस कि ये जो लेंथ होगी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगी एंड दिस विल बी हियर 5 सेंटीमीटर. ठीक, आसान है. वी नो द पाइथागोरस थ्योरम, तो हम इसका निकाल लेंगे इस साइड की लेंथ. सपोज दैट लेट द लेंथ बी x. ठीक है, सो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं, सेंटीमीटर में सब, तो अंडरस्टूड सी बात है. ठीक है, एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो x क्या हो जाएगा आपका √50, दैट इज योर 5√2. ये आपकी साइड की लेंथ आ गई. ठीक है, सो द अभी हमारे पास कितने सारे यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6. ओके, सो द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फर्स्ट विल बी 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. ठीक है ना, ये साइड की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड दिस साइड 10 सेंटीमीटर, दैट मींस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर मैं यूनिट भूल जाऊं तो आप लोग समझ लेना यूनिट है. ठीक है, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो कोई वो बात नहीं है, भूल सकता हूं मैं गलती से. तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 2. ठीक है, साइड की लेंथ कितनी आ गई मेरी, इस स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी आ गई 5√2. सो द एरिया विल बी 5√2 इंटू 5√2, दैट इज योर 50. ठीक है, ये 50 हो गया. एंड इसी तरह अब क्या होगा, साइड लेंथ और हाफ हो जाएगी, दैट मींस कि एरिया फिर हाफ हो जाएगा. एरिया ऑफ स्क्वायर थर्ड विल बी अगेन हाफ, 25. सो यू कैन सी देयर इज अ सीक्वेंस, एक पैटर्न डेवलप हो रहा है यहाँ पे. आप देख रहे हो पहला जो स्क्वायर था, द लार्जर स्क्वायर हैड एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हाफ होता चला जा रहा है ना, तो हमने इसका पैटर्न पिक कर लिया है. तो अभी 25 है हमारे पास, कितने स्क्वायर्स है 6, तो थर्ड का 25 आ गया. लाइकवाइज अब सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत सॉल्व होगा ये. ठीक है, वैसे 2 नंबर का था. ठीक है, चलो दे दिया, अच्छा है. एरिया ऑफ स्क्वायर 4 25 तो 12.5. ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर 5, एरिया ऑफ स्क्वायर 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12.5 का हाफ, दैट इज योर 6.25. एंड लाइकवाइज एरिया ऑफ स्क्वायर थर्ड, स्क्वायर 6 दैट इज योर द शेडेड एरिया. ठीक है, जो शेडेड रीजन का एरिया होगा उसको हाफ कर देंगे, दैट इज योर 3.125 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया. सो इजी था, कुछ करना नहीं था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना था एंड थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना था. मैंने पहले ही भी बोला था जब मैंने लेक्चर बनाया था कि गेट के एप्टीट्यूड टफ नहीं आते हैं. ठीक है, इजी आते हैं, तो ये आसानी से हो जाना चाहिए था. 2 मार्क्स तो आप ऐसे ही ले लोगे. ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज शोन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 टू द रेज 13 प्लस 1. ठीक है, कौन सा नंबर इनमें से ऑप्शन ए बी सी डी में से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 11 टू द रेज 13 प्लस 1 से. एंड योर ऑप्शंस आर 11 टू द रेज 13 माइनस 1, 11 to the raise 26 plus 1, 11 to the raise 33 plus 1 and 11 to the raise 52 minus 1. Before solving this, we should know a theorem. ठीक है, एक थ्योरम पता होना चाहिए हमें. Why? क्योंकि हमारा टाइम बच जाए. It's an aptitude paper. ठीक है, कुछ चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. अदरवाइज यू कैन लीव दिस क्वेश्चन एंड यू कैन इजिली लूज 2 मार्क्स. ठीक है, क्योंकि टच करने जाओगे आप आइदर वे से. दूसरा मेथड भी है, लॉग से कर सकते हो, थोड़ा लेंदी होगा इससे, बस आंसर उससे भी आएगा. लेकिन अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश की ना पेपर में कैलकुलेटर यूज करके, तो टाइम वेस्ट होगा आपका, 5-6 मिनट चले जाएंगे एंड आंसर भी करेक्ट नहीं आएगा.
तो वैसा काम हमें करना नहीं है, ठीक है। सो वो थ्योरम क्या है? थ्योरम इज इफ द पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ x टू द रेज n माइनस y टू द रेज n, ठीक है। अगर इस फॉर्म का आपके पास पॉलिनोमियल है, इफ n इज इवन, आपने पढ़ा है ये, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे ना, पॉलिनोमियल्स पढ़ते थे क्लास 7th 8 में, आपने ये थ्योरम पढ़ा है, बस आप भूल गए हो आप, ठीक है। व्हेन n इज इवन द फैक्टर्स विल बी x प्लस y एंड x माइनस y, ठीक है। इसको चेक भी कर सकते हो आप कि सर ने करेक्ट बोला या नहीं, ठीक है। अगर n की जगह मैं 2 रख दूं, 2 इज इवन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सो द फैक्टर्स विल बी x प्लस y एंड x माइनस y, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। एंड लाइकवाइज व्हेन n इज ऑड, जब ये ऑड होगा तो क्या होगा, मेरे पास एक ही होगा, x माइनस y विल ओनली बी द फैक्टर। सिंस आई नो द करेक्ट आंसर, मैं अब इसमें आपको चेक करना होगा, ऑप्शंस को इजीली चेक हो जाएगा, ठीक है। जब वो फॉर्म आपको देखने लगेगा ना, तो आराम से आप चेक हो जाएगा, ठीक। मेरे को आंसर पता है इसलिए मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं उसको। 11 आप सबको चेक कर सकते हो, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेंगे। 11 टू द रेज 52, उससे भी कम लगेंगे होपफुली। 11 टू द रेज 52 माइनस 1, ठीक है, ये मेरा नंबर है। आई कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 11 टू द रेज 30 टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है। 1 की पावर 4 भी लिख सकता हूं मैं। सो एज यू कैन सी, ये इस फॉर्म में आ गया, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, हियर n वैल्यू ऑफ n इज 4, ठीक है, एंड दिस इज आवर x। 11 टू द रेज 13 इज x एंड 1 इज y एंड 4 इज n। तो आ गया ना x की पावर n माइनस y की पावर n। तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 11 टू द पावर 13 प्लस 1 एंड 11 टू द पावर 13 माइनस 1। तो यानी 11 टू द पावर 13 प्लस 1 से कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है? दैट इज योर डी ऑप्शन, 11 टू द रेज 52 माइनस 1। अगर 11 टू द रेज 13 माइनस 1 भी बोलता तो भी ये करेक्ट आंसर होता, ठीक है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स होंगे। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो कुछ चीजें आपको जाननी होंगी अगर आप एप्टीट्यूड करेक्ट करना चाहते हो, फुल मार्क्स सिक्योर करना चाहते हो, ठीक है। सो दिस इज द थ्योरम, ये आप रिमेंबर कर लो, आगे कल को काम आए, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन द स्क्रीन, for a regular polygon having 10 sides, the interior angle between the sides of the polygon in degree is, your first option is 324, second is 396, C is 144 and D is 216, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस थे आपके। The correct option will be C 144, ठीक है। अभी कैसे आया? Here it is telling regular polygon. Regular polygon मतलब equal sided. Regular polygon means equal sided, ठीक है। इजी है ये, आराम से हो गया होगा, ठीक है। सो अगर इक्वल साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं 2n माइनस 4, है ना, 2n माइनस 4 इंटू 90 लिख सकता हूं ना मैं, ठीक है। यही होता है ना 2n माइनस 4। तो अब यहां n की वैल्यू क्या है मेरी? इट्स अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 10 साइड्स, तो n इज योर साइड, ठीक है, एंड वेयर n इज गिवन 10, सो आई कैन राइट 2 इंटू 10 माइनस 4, दैट इज 20 माइनस 4 16 इंटू 9, ठीक है। तो 16 9 जा 1440, दिस विल बी योर टोटल एंगल, ठीक है। ये जो पॉलीगन कंप्राइज करेगा टोटल एंगल, ये टोटल एंगल होगा। अब मेरे से पूछा गया है एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ द, मतलब क्या पूछा है? एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो 10 साइड्स है मेरे, तो क्या करेंगे? साइड्स के बीच में अगर निकालना है तो 1440 अपॉन 10 एंड दैट विल बी योर आंसर, दैट इज 144 डिग्री। इजी, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, तुरंत बन गया। चलो ठीक है, ये हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एंड आफ्टर दिस विल बी सॉल्विंग द लॉजिकल एप्टीट्यूड। क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज, let x be a continuous random variable denoting the temperature is 0 to 100 degrees Celsius, and let the probability density function of x be f of x equals to 0.01 for x is greater than equals to 0 or less than equals to 100. The mean of x is, the first option is 2.5, second is 5, the third is 25 and the fourth is 50. The correct option is D. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, एक लौता क्वेश्चन। द ओनली क्वेश्चन विच वॉज अ बिट टफ इन द एप्टीट्यूड पेपर वॉज दिस क्वेश्चन ओनली। तो जो अगर बायो बैकग्राउंड के या कुछ किसी और बैकग्राउंड के, अपार्ट फ्रॉम द मैथमेटिक्स,
उनके लिए छोड़ना एक करेक्ट डिसीजन था, लेकिन अगर मैथमेटिक बैकग्राउंड के हो आप तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए था, ठीक है। ये आप 11-12 में पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, तो कोई वो आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए। भूल गए हो वो बात अलग है। तो आपको अगर मीन वैल्यू निकालनी होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, तो द फॉर्मूला इज -∞ to ∞ x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं समझता हूं बायो वालों के लिए ठीक है, वो उन्होंने छोड़ा, उनकी मजबूरी है, ठीक है। सो -∞ से ∞ एक्स टू द फंक्शन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आपको कहीं कहीं एफ एक्स की वैल्यू x टू एक्स दी रहती है, बट यहां पे 0.01 है। एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन क्या है 0.01, दैट इज योर कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। सो आपको एफ एक्स की वैल्यू दे दी गई है, आप इसको बाहर ले आ सकते हो इंटीग्रल से, ठीक है। ये आपका होगा 0.01 -∞ to ∞ x dx, ठीक है। 0.01 को हम लिख सकते हैं 1/100 -∞ to ∞ x dx। नाउ हियर द रेंज इज गिवन टू अस 0 to 100। सो अगर हमें रेंज नहीं दिया होता तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता, -∞ से ∞ डाल के कैलकुलेट कर लेते, बट सिंस हमें यहां पे रेंज दे दी गई है, क्या दी है 0 से 100, ठीक है। सो विल पुट द वैल्यू, विल पुट द लिमिटिंग वैल्यू, सो 1/100 सॉरी इंटीग्रल -∞ to ∞ की जगह क्या रखेंगे हम 0 to 100, ठीक है, और x dx। तो ये हो गया आपका, आप सबको पता होगा x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, ठीक है। और आप इसको 0 to 100 लिख सकते हो, 2 इधर ले लो, 1/200 हो गया। अब x², तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। सो 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, ठीक है। 1/200 सॉरी 200 इंटू 10 की पावर सॉरी 10,000, ठीक है, एंड दिस इज 50। सो द आंसर इज 50, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। तो थोड़ा सा टफ नहीं है, ठीक है, ये टफ नहीं है, बस आपको याद होना था, ठीक है। एक एक लौता ही क्वेश्चन जा थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना तो बनता है ना, ठीक है। गेट का पेपर है, इस बार गेट का पेपर एनालिसिस भी करेंगे हम जियोलॉजी वालों के लिए गेट का पेपर। सो गेट का पेपर तो अच्छा था, तो उस पर एक एनालिसिस पे भी वीडियो बनाएंगे, बट सिंस दिस इज जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन, सो विल बी स्टिकिंग टू द क्वेश्चंस ओनली हियर। सो नाउ मूविंग टू द लॉजिकल एप्टीट्यूड। लॉजिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है, आप देख सकते हो। ये मिरर क्वेश्चन है। अ ट्रांसपेरेंट स्क्वायर शीट shown above is folded along the dotted line. The folded sheet will look like. Easy क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है। आप इसमें ऑप्शन आप देख सकते हो, जो ए ऑप्शन होगा मतलब जो इस टाइप का आएगा ऑप्शन आपका, सॉरी दिस विल बी डॉटेड लाइन, दिस विल डॉटेड लाइन, क्योंकि यहां से फोल्ड हुआ है दिस डॉटेड लाइन के अलोंग। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी लाइक दिस, ये, ठीक है। अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ समझाने का नहीं है इसमें, ठीक है, इमेजिनेशन का काम है ये, आप कर लोगे। अगर आपसे उस समय इमेजिन नहीं हो रहा था, सिंपल सा आप थोड़ा सा स्मार्ट बनो। एप्टीट्यूड है तो आपको भी स्मार्ट होना होगा, ठीक है। स्ट्रीट स्मार्ट एक प्ले कर सकते थे आप, क्या करते कॉपी में ड्रॉ कर लेते, साइड में रफ शीट था ही आपके पास, वहां पे ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते, ठीक है। कॉर्नर में इसको आपने इस डॉटेड लाइन के अलाउंग फोल्ड कर दिया होता, और जो ये लाइन आपने ये ड्रॉ की है ना, पेन आप उसको थोड़ा सा पेन उस पर डार्क कर देते तो उसकी मार्किंग इधर आ जाती, आपके पीछे साइड वाले पेपर पे मार्किंग आ जाती। जब आप मार्किंग को मैच करते तो ऐसा कुछ मिलता। दैट विल बी ए स्मार्ट मूव, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इमेजिन नहीं कर पा रहे और सोचो टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट मूव था उस समय करना। तो कभी कभी क्योंकि एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड वांट्स यू टू बी स्मार्ट, सो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ मूविंग ऑन लॉजिकल एप्टीट्यूड। क्वेश्चन काफी इजी था। क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी दैट 7 cars P, Q, R, S, T, U and V are parked in a row, not necessarily in that order. That means कि P, Q, R, S, T, U and V 7 cars हैं, जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में हो, ठीक है। पहला इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है, द कार्स T and U should be parked next to each other, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के
पास में पार्क कर देते हैं. The cars S and V also should be parked next to each other. Just we are doing randomly things. Okay, the information is given at random. We are doing the random things. हमें पता नहीं है कौन किसके लेफ्ट किसके राइट में है. जो इंफॉर्मेशन दिया है हम लिख रहे हैं. आगे जैसे प्रोसीड करेंगे, by time we'll be proceeding, we'll just see the information कैसे क्या चेंज हो रहा है and उस हिसाब से हम रीअरेंज कर लेंगे इसको. ठीक है. So S and V should be next to each other, whereas P and Q cannot be parked next to each other. तो Q में यहां लिख लेता हूं, P यहां लिख लेता हूं. ठीक है. Q and P cannot be parked next to each other. तो Q V के बीच में आ गया. लेकिन there is a problem. अभी मैंने पढ़ा ना कि S and V should be parked next to each other. तो Q को थोड़ा सा हमें यहां मूव करना होगा. अभी भी कंडीशन सेटिस्फाइड है ना. P and Q should not be parked next to each other. अभी भी नेक्स्ट टू एक दूसरे के पार्क नहीं है. और S और V एक दूसरे के पास है, U और T एक दूसरे के पास है. कोई भी कंडीशन अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुई. ठीक है. नाउ R इज पार्क टू द इमीडिएट राइट ऑफ V. ठीक है. R इज पार्क टू द इमीडिएट राइट ऑफ V. तो यहां कर लेते हैं हम और यहां P कर लेते हैं. ठीक है. ऐसा भी नहीं लिखा है P और V को भी साथ होना है. देयर इज नो कंडीशन लाइक दैट P एंड V V एंड P शुड बी नेक्स्ट टू ईच अदर. ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जहां P और V एक दूसरे के पास होने चाहिए. सो R इज to the immediate right of V, and the last condition is the T is parked to the left of U. ये already satisfied है. So the order is T U Q S V R P. सारे कंडीशन satisfied है. आप देख सकते हो आराम से. स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये कंडीशन है. ठीक है. So we'll be reading the options one by one. आप ऑप्शंस देखते जाओ स्क्रीन पे. There are two cars parked in between Q and V. We have to select the incorrect option. Okay. There are two cars parked in between Q and V. Q and V के बीच में तो यहां एक ही कार पार्क्ड है, that is S. So the statement first or the option first is false. है ना. वो तो गलत है और हमें इनकरेक्ट चुनना है. और ये मल्टीपल है नहीं तो हमें पता चल चुका है आंसर. लेकिन we'll do each सारे ऑप्शन चेक करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं. ठीक है. So V is the only car parked in between S and R. Okay, V is the only car that is parked between S and R. That is true. ठीक है. Now the third option, car P is parked at the extreme end. ये extreme end है, ये भी true है. ठीक है. Now the fourth option and the last option, Q and R not parked together. वो तो है ही नहीं क्योंकि हमें कंडीशन में ही दी थी कि नहीं पार्क करना है, तो हमने फॉलो किया है उसे. वी हैव फॉलोड दैट कंडीशन. सो दिस इज द सीक्वेंस एंड दिस इज द आंसर. ओके. सो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन फर्स्ट. द फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस. ठीक है. इजी था, सबने कर लिया होगा होपफुली. ठीक है. सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन ऑफ द लॉजिकल एप्टीट्यूड. बेसिकली दिस इज क्वेश्चन ऑफ डेटा सेट. ठीक है. आपके बार डायग्राम यहां दिया हुआ है. द बार डायग्राम इज गिवन हियर. दैट इज नॉट ब्यूटीफुली ड्रॉन on your screen. The bar diagram is very beautiful and you can refer the question from there. The question is the number of students passing or failing in an exam for a particular subject is presented in the bar chart above. Students who pass the exam cannot appear for the exam again. See, students who pass cannot appear again. The first information given is written there. Okay. See here the first information. Now second information, students who fail the exam in the first attempt must appear for the exam in the following year. The second condition. Okay. And the third condition is students always pass the exam in their second attempt. The students who have failed in their first attempt, they always pass in the second attempt. This is the third condition. Now what is the question? What is this question asking? The number of students who took the exam for the first time in the year 2 and the year 3 respectively are, and your options are 60 and 50, 55 and 53, 55 and 48, 65 and 33 or 53. Actually we don't know because the sources from where we got the question is still is not confirmed, but you don't have to worry because this is not the answer. So this won't be affecting your answers. So this is the correct answer, that is 55 and 48. So we'll see कैसे आ रहा है ये, how we are getting this answer. बहुत आसान था, सबसे हो गया होगा. इट्स वेरी इजी. ठीक है. एक ही क्वेश्चन हार्ड आया था, दैट वाज बिट टफ. दैट वाज द न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चन जो हमने लास्ट में किया. ठीक है. सो हियर इन द फर्स्ट ईयर 50 students passed and 10 failed. So total number of students will be 60 because 50 passed and 10 failed.
So the sum of these pass and fail will be total students, that is 60. So when these 10 students failed, this will carry over to the next year. Okay, this will carry over to the next year. So these, ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं ये कैरी ओवर होंगे ना नेक्स्ट ईयर में. सो अभी जो कैरी ओवर हो रहे हैं, सो दिस स्टूडेंट्स विल हैव द सेकंड अटेम्प्ट इन द प्रोसीडिंग ईयर. प्रोसीडिंग ईयर में इनका क्या सेकंड अटेम्प्ट हो जाएगा. दैट मीन्स कि उन्हें वो तीसरा कंडीशन फॉलो करना होगा, स्टूडेंट ऑलवेज पास इन सेकंड अटेम्प्ट. दैट मीन्स कि यहां जो पास है वो इसका कैरी ओवर है. ठीक है, यानी 60 में जो 10 है वो प्रीवियस ईयर का कैरी ओवर है. दैट मीन्स प्रेजेंटली 50 पास हुए हैं एंड फेल कितने हुए, 5. सो द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट इज 50 प्लस 5. समझ रहे हो ना? आर यू गेटिंग दिस? This 10 is carry over from the previous year, and if we'll subtract that carry over, we'll see how much students have passed in the present year, that is in the year 2, and we have been asked about year 2 and year 3. So that is 55. Okay, now in the year 3rd, so here the 5 students got failed, and this will carry over to this here 50. So the carry over will be minus, likewise 50 minus 5, it will be 45. Okay, so the actual number of students in the present year that passed was 45 and the failed is 3. The total number of present students is 48. Okay, so the answer is 55 and 48. And which option is this? The third option. ठीक है, easy था, सबने कर लिया होगा. I hope. So now moving on to the verbal reasoning. ठीक है, verbal reasoning देखेंगे, the last section, और वो भी बहुत आसान था. आई होप सबने करेक्ट किया होगा. नाउ कमिंग टू द वर्बल रीजनिंग सेक्शन. ओके, यहां पे कुछ है नहीं करने को. वर्बल रीजनिंग है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, पढ़ लेते हैं. क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं, एक एक करके देख लेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एज इज ऑन योर स्क्रीन. ओएसिस इज टू सैंड एज आइलैंड इज टू which one of the following option maintains a similar logical relation in the above sentence? And the options are, the first option is your stone, second option is your land, the third option is your mountain, and the last option is your water. Without any doubt, ठीक है, without any doubt water will be the answer. बहुत इजी है, कुछ सोचना भी नहीं है. ठीक है, क्या है इसमें? ओएसिस इज सैंड एज आइलैंड इज टू. सो ओएसिस इज बेसिकली वाटर बॉडीज in the desert areas that is surrounded by sands. Okay, likewise island is surrounded by water, so this will be the answer. सोचना ही नहीं है इसमें कुछ भी. ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही फट से. ये तो 3-4 सेकंड का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा और होगा, 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन पढ़ने में, बट आंसर पिक करने में आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे. ठीक है, सो ये आपसे हो जाना चाहिए था. सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट एज द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. ये उससे भी इजी है, पहले वाले से भी. ठीक है, द पीपल डैश वेयर at the demonstration were from all the sections of society. First option is who, second option is which, C, third option is your whose, and D is whom, I guess. ठीक है, so the correct answer will be your who. It's a memory based question. ठीक है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन पढ़ना था और टिक करना था. यू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड पिक योर करेक्ट आंसर. क्या था? द पीपल. अब आप रख के देख लो ना. यू द क्वेश्चन, द सेंटेंस शुड साउंड फेमिलियर, द सेंटेंस शुड साउंड करेक्ट. अगर आपको क्वेश्चन चेक करने होते हैं ये ग्रामेटिकल वाले, आपके कंसाइज में वो करेक्टली साउंड होना चाहिए. आपको अगर ग्रामर, मतलब आपने सुना होगा ना, आप ये सुनते रहते हो तो आपके एक मेमोरी में ये बेस्ड होता है, आपके सबकॉन्शियस में स्टोर रहता है. तो जैसे ही आप करेक्ट ऑप्शन क्लिक करोगे ना, वो अपने आप ही बता देगा आपको मेमोरी में, हाँ ये सही है भाई. सो द पीपल हु वेयर एट द डेमोन्स्ट्रेशन वेयर फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. दिस इज द करेक्ट. सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. कुछ भी नहीं सोचना था. ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द जनरल एप्टीट्यूड एज एन होल. क्वेश्चन is on your screen. You can see that along with the options. I'll be reading the options also. So the importance of sleep is often overlooked by students when they are preparing for exam. Research has consistently shown that sleep deprivation greatly reduces the ability to recall the material learned.
Hence, cutting down on sleep to study longer hours can be counterproductive. Okay, which of the following statement in the correct inference from is the correct inference from the above passage based question है, ठीक है. So the first मतलब इसका करेक्ट मीनिंग कौन सा सेंटेंस आपको समझा रहा है, इन्फर कर रहा है, ठीक है, यही पूछ रहा है आपसे. दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग कि द ऑप्शन विच इज करेक्टली explaining you the meaning of that passage, the given passage. The first option is sleeping well along is enough to prepare for an exam. Studying has lesser benefit. तो ये तो वो बोल ही नहीं रहा. This is not what it is telling. So the first option is wrong. That is false. ये सही नहीं है, अपना आंसर नहीं है ये, ठीक है. We are not looking for this one. So the second option is students are efficient and are not wrong in thinking that sleep is a waste of time. So this is also not the inference which we are getting from the passage. Okay. So the third option is if a student is extremely well prepared for an exam, he needs little or no sleep. This is also not the inferred sentence. Okay. So the last option is if a student is extremely well prepared for an exam, he need little sorry, I have repeated the third one. So the last option is to do well in exam, adequate sleep must be part of the preparation. This is what the passage is telling, and this is what we can infer from the given option. Okay, so the correct option is the D1. Okay, that's it is true. So our answer will be the D1. So this is all of the general aptitude. We have covered the numerical aptitude, we have covered the logical aptitude, we have covered the verbal reasoning as well. ठीक है, aptitude का पेपर पूरा कवर कर लिया हमने. कुछ था नहीं aptitude के पेपर में, easy था apart from the one question. वो भी मैथमेटिक्स सेक्शन वाले पीपल से हो जाना चाहिए था, which people have studied mathematics in class 11 and 12. They should be easily able to solve that question. So 10 plus is an obvious in this aptitude paper. And for the geology people, we will be analyzing the paper as well very shortly, ठीक है, and we'll also be uploading the net solution. We will be the first in geology, we'll be uploading the net solution. So do like this video and subscribe the channel so that we can be motivated enough to make that net solution. और सबसे पहले आपको हम provide करेंगे net solution. So and you can also comment on the video how do you like this video and any suggestions so that we can improve further. Okay, so till then, do study hard, take good care of yourself. See you, bye bye.